मेरे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के कृषि भौतिकी में विद्युत के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत के अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि विद्युत का हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें या इस पर आधारित कई उपकरण हैं जिनका उपयोग विद्युत की सहायता से हम अपने जीवन में करते हैं, उन्हीं का अध्ययन आज हम करेंगे। तो दैनिक जीवन में विद्युत के 4 तरह के प्रभाव हम अपने आसपास देखते हैं। पहला है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। नंबर 2 है विद्युत धारा का प्रकाशीय कर देते हैं। प्रकाशीय ऊष्मीय प्रभाव। नंबर 3 विद्युत का राम जी 3 हो जाता है ना, चुंबकीय प्रभाव। 3 लगा जाता है। तो रोहित और एडजस्ट करेगा धारा का रोहित मिला बैठ चाहिए रासायनिक प्रभाव। देखो तो फिजिक्स बचेगा। ओके, तो सबसे पहला हमारा है विद्युत धारा का ठीक, प्रकाशीय प्रभाव। इस पर आधारित हम देखो जो हमारा पहला उपकरण है, इसका नाम है तापदीप्त लैंप, या इसे विद्युत बल्ब भी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। इसकी संरचना चित्र में आपको दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे ये कठोर कांच की नली होती है और इसी के अंदर की वायु को निकाल करके कोई अक्रिय गैस जैसे नियान है या जो किसी से क्रिया ना करती हो, उसको इसके अंदर भर देते हैं। इसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी रहती है जिसे लाख की सहायता से या एक काला पदार्थ आता है जिसे चपड़ा कहते हैं, उसको लगा करके इसको लॉक कर देते हैं। ऊपर 2 पिनें लगी रहती हैं। इन पिनों की सहायता से इस विद्युत बल्ब को किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित होल्डर में लगाते हैं। ऊपर 2 टाँके लगे होते हैं और फिर ये अंदर से संरचना दिखाई गई कांच की नली होती है और ये कांच का एक बल्ब है जो बाहर से संरचना में आपको दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे नली खत्म होती है वहाँ से एक मोटा सुचालक तार भी लगाया गया जाता है और एक फिलामेंट जो टंगस्टन धातु का बना होता है उसको लगा देते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है देखिए, जब विद्युत बल्ब को लेकर किसी होल्डर में लगाते हैं और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा इन टाँकों के माध्यम से यहाँ से होती हुई जब इन दोनों फिलामेंटों में पहुँचती है तो जब इसका ताप 1500 अंश सेल्सियस से अधिक होता है तो क्या होता है कि ये ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है और हम कहते हैं कि बल्ब जल उठा है। इस तरह से हम विद्युत बल्ब के रूप में दैनिक जीवन में विद्युत बल्ब का उपयोग करते हैं। हमारा जो अगला उपकरण है वो है विद्युत इस्त्री, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है उपकरण। पहला विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री का काम क्या है कि इसको लेकर हम कपड़ों को प्रेस करते हैं। इसकी संरचना को देखने के लिए इस्त्री की आंतरिक संरचना यहाँ चित्र में दिखाई गई है। यहाँ देखिए 2 AB टाँकों की सहायता से एक लंबा नाइट्रोन का तार अंदर गया रहता है। जब धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो ये आसानी से पिघलता नहीं है बल्कि गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद
पूरी विद्युत स्त्री को उसके निचले हिस्से को गर्म कर देता है और उसके बाद हमको कपड़ों को प्रेस करने में सुविधा होती है। इसका ये आकार जो है इसलिए दिया जाता है ताकि हमें कपड़ों को प्रेस करने में सुविधा हो। बाह्य आकार देखेंगे तो बाहर से दिखने में विद्युत स्त्री हमको बिल्कुल ऐसे दिखेगी। इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है जिसको हम पकड़ करके और कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हैं। यहाँ से प्लग की सहायता से किसी बोर्ड से कनेक्शन कर देंगे और कपड़ों के ऊपर हम इसको रगड़ करके कपड़ों को प्रेस करते हैं। हमारा जो तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर वह युक्ति है जिसके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। देखिए इसका सिद्धांत क्या है। जब चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखकर किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को लगातार घुमाता रहता है। अब चलते हैं इसके भागों के बारे में बात करते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्षेत्र चुंबक, दूसरा पार्ट है हमारा आर्मेचर या कुंडली, तीसरा पार्ट जो हमारा है ये है सर्पी वलय, चौथा पार्ट है हमारा ब्रूस। देखिए यहाँ पे N और S 2 शक्तिशाली चुंबक रखे गए हैं और इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जा रहा है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर एक कुंडली, चलिए 6 चुंबक जान गए। 2 चुंबक होते हैं N और S। दूसरा हमारा आर्मेचर या कुंडली। कुंडली किसे कहते हैं कि किसी भी धातु की एल्युमिनियम या बनी रहती है उसी के ऊपर तांबे के तार कई घेरों में लपेट दिए जाते हैं तो यह युक्ति हमारी कहलाती है कुंडली। और सर्पी वलय, यहाँ पे देखिए जो गोल गोल बने हुए हैं ये है सर्पी वलय जो इस तार से कनेक्ट रहते हैं और जब तार के साथ ही ये घूमते रहते हैं और यहाँ से एक ब्रूस की सहायता से ये रगड़ते रहते हैं, उसी से टच करते रहते हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे ये ब्रूस है और ये हमारा विभक्त वाला है, बिल्कुल ऐसे स्पर्श करके ये ऐसे घूमता रहता है। और ब्रूस है, ब्रूस यहाँ पर है, इसी सहायता से धारा इसमें प्रवेश करती है। अब देखिए इसकी कार्यविधि क्या है। चारों पार्ट हो गए कि इसमें जब कुंडली इसको घुमाया जाता है जिसमें धारा यहाँ से जब प्रवेश करती है, देखिए यहाँ से ऐसे जाती है और इस ब्रूस की सहायता से इस सर्पी वलय प्रवेश करती है और इससे तार है उसके माध्यम से होती हुई कुंडली पर जाती है तो इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करने लगता है। सीधी ये एक ही दिशा में कार्य कर रहा है और ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है सीधी, जिससे ये कुंडली मेरी समझ में घूम जाएगी। अगर ये सर्पी वलय नहीं होता तो ये दोनों तार एक दूसरे को उलझ जाते हैं, इसीलिए सर्पी वलय लगाए गए हैं गोल गोल, इन्हीं से तार कनेक्ट रहता है, ये भी घूम जाते हैं और धारा हमारी एक ही दिशा में बनी रहती है। अब चलिए जानते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं विद्युत मोटर का। पहला उपयोग है हमारा बिजली के पंखों में। बिजली के पंखे हमारे इसी विद्युत मोटर पर ही आधारित है। दूसरा है आटा चक्की चलाने के लिए भी हम विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं और ऐसे बहुत से उपकरण हैं जिनमें विद्युत मोटर को लगाकर हम विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। चौथा जो उपयोग है विद्युत धारा का, देखिए चौथा उपयोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव।
रासायनिक प्रभाव को दैनिक जीवन में हम इस तरह से देख सकते हैं विद्युत लेपन के रूप में। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन से मतलब है कि किसी धातु के ऊपर उसी धातु की परत को चढ़ा देना। इसके लिए सबसे पहले हमें जिस धातु की प्लेट पर जिस धातु का लेपन करना है उसी के साल्ट में उसको हम बोलते हैं। जैसे हमें सिल्वर की प्लेट पर अगर चांदी चढ़ानी है तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम लेते हैं एक पात्र में जिसमें घुला रहता है। जब इसे घोलते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं कार्बन छड़ की तरह, ये इलेक्ट्रोड कहलाता है। और इसके जो धन ध्रुव हैं उसे हम कहते हैं एनोड, जो ऋण वाला सिरा है उसे हम कहते हैं कैथोड। देखिए यहाँ एक बैटरी लगी है और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं। देखिए धारा नियंत्रक धारा को कंट्रोल करता है। इसी के पास श्रेणी क्रम में हम वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। अब देखिए जब बैटरी की सहायता से यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा यहाँ से चलती हुई ऐसे आएगी, चिन्ह की तरफ दिखाया गया है। जब इस विलयन में प्रवेश करेगी तो सिल्वर नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है AgNO3। तो यह अपने 2 अवयवों में टूट जाएगा, 2 आयनों में, Ag+ और NO3-। अब देखिए जो धन सिरा है वह ऋण आवेश वाले आयन को अपनी ओर खींचेगा और जो ऋण आवेश वाला है वह धन वाले Ag+ को अपनी ओर खींचेगा और ये इसी प्लेट के ऊपर जमा हो जाएंगे। और फिर जो जिस धातु की ये प्लेट लगाई गई है सिल्वर की या किसी भी चीज़ की, उसकी सहायता से जितना भी इस पर जमा हुआ है इस आयन को पूरा करने के लिए इसी घोल में घुलता रहता है। घुलने की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो पतला हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड फिर मोटा होता चला जाएगा। इस तरह से एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है और यह प्रक्रिया हमारी जो है वो कहलाती है विद्युत लेपन। यहाँ से देखिए फिर धारा इसके माध्यम से वापस धारा नियंत्रित के माध्यम से बैठती है। प्यारे बच्चों, आज हम इस विद्युत बल्ब की रचना एवं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जानेंगे। यदि किसी चालक का प्रतिरोध काफ़ी ऊंचा हो तथा उसका गलनांक भी ऊंचा हो, अर्थात वह अधिक ताप पाने पर गले ना, तब उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह बहुत गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि लाल तप्त हो जाता है, एकदम लाल रंग का दिखाई पड़ता है और लाल होने के बाद वह फिर सफ़ेद हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। इसीलिए विद्युत बल्ब को ताप दीप्त लैंप भी कहते हैं। सन 1878 में इंग्लैंड में श्वान ने और 1879 में अमेरिका में एडिसन ने इस सिद्धांत को प्रयोग में लाकर कार्बन के तंतु वाले लैंपों का आविष्कार किया था। परंतु लैंपों में कुछ दोष थे, ये काले पड़ जाते थे और कम प्रकाश देते थे तथा इनकी दक्षता भी कम थी। तब टंगस्टन के तंतु वाले बल्ब की रचना की गई। इस बल्ब में यह दोष है कि सन की 2100 अंश सेल्सियस से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पीभूत होकर दीवारों पर जम जाता था तथा बाहर आने वाला प्रकाश जो है वो धुंधला पड़ जाता था। फिर लैंगम्यूर ने सन 1913 में यह देखा कि यदि बल्ब में निर्वात के बजाय कोई निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर दी जाए
तो टंगस्टन का वाष्पीकरण कम हो जाता है तथा लैंप की दक्षता बढ़ जाती है। अतः आजकल बल्बों में इन्हीं गैसों को भरा जाता है। अब इसकी हम रचना और कार्यविधि के बारे में जानेंगे। यह कांच का एक खोखला गोला होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये कांच का एक खोखला गोला होता है, दिख रहा है। इसके अंदर की वायु को निकालकर इसमें कोई निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, एआर, नाइट्रोजन आदि को भर देते हैं। इस बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्युमिनियम व पीतल की टोपी होती है। ये देखो टोपी आपको दिख रही है, और इसी के ऊपर 2 टांके लगे होते हैं। जो टांके भी आपको दिख रहे होंगे, 2 टांके लगे होते हैं, और इस पर एक पीतल की जो टोपी लगी है आपको दिख रहा है, ये पीतल की टोपी है। और यहाँ से 1 पिन और ये 2 पिन, 2 पिनें लगाई गई हैं, जिसकी सहायता से हम बल्ब को होल्डर में लगाते हैं। और इस बल्ब का जो टोपी है, टोपी के मुंह को लाख अथवा चपड़ा से सील बंद कर देते हैं। इस चपड़े पर जस्ते के 2 टांके लगे रहते हैं। टांकों का संबंध 2 मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। इन्हें लीड कहते हैं। ये चालक तार बल्ब के अंदर लगी कांच की लंबी पट्टी में से होकर बल्ब के अंदर में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि वे आपस में एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श ना करें। ये देखिए लगा है, कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इन्हें की लीड कहते हैं। चालक तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार तंतु कुंडली के रूप में लगा होता है। तंतु में धारा लीड से होकर पहुंचती है। टांकों के द्वारा लीड का संबंध बल्ब के होल्डर में लगाते हैं और उसमें लगी पिनों को भली भांति वह सेट हो जाता है पिनों के द्वारा। तंतु प्रायः टंगस्टन का इसलिए लगाते हैं, ये देखिए जो है तंतु है, ये सब क्या है, फिलामेंट तंतु, ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतीक होता है W। इसका कारण ये है कि इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है और गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक लगभग 3400 अंश सेल्सियस। विभिन्न सामर्थ्यों के बल्बों को बनाने के लिए विभिन्न प्रतिरोधों के तंतु लगाए जाते हैं और उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जब बल्ब को किसी विद्युत परिपथ में लगे होल्डरों में लगाते हैं तो विद्युत धारा इसकी लीड द्वारा इसके तंतु में प्रवाहित होने लगती है और तंतु में धारा प्रवाहित होने से यह गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है तथा प्रकाश देने लगता है। अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध होने का मतलब R का मान जो होगा वो हमेशा अधिक रहेगा। अब जिसे किसी विद्युत परिपथ में इसलिए लगाया जाता है कि विद्युत धारा का मान एक निश्चित सीमा से अधिक ना बढ़े और परिपथ में लगे पंखे, फ्रिज, बल्ब आदि फ्यूज होने से बच जाएं। विद्युत फ्यूज टिन तथा शीशे से बनी मिश्र धातु का होता है। किससे बना होता है? टिन का प्रयोग सूत्र क्या होता है? SN। और शीशे का क्या होता है? PB। इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ वह एक कम गलनांक का तार होता है और उसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम जानते हैं ना कि कैपिटल R से दिखाते हैं, इसीलिए इसका जो मान है वो काफ़ी अधिक होता है। विद्युत फ्यूज को चीनी मिट्टी के बने खोल में लगाकर घरों में, फैक्ट्री में या किसी बिल्डिंग के मीटर के पास विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ देते हैं। जब विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने या किसी अन्य उपकरण से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वह विद्युत तार जो ऐसे जा रहा था
वह बीच में से ही क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे तार जा रहा है तो ये बीच में टूट जाएगा और परिपथ में जो यहाँ से जुड़ा हुआ था, धारा यहाँ से बह करके इस तार में आगे नहीं जा पाएगी, वो धारा यहीं की यहीं रुक जाएगी। तो इससे हमारे उपकरण है जो वह सुरक्षित रहेंगे, जलेंगे नहीं। किसी फ्यूज तार के पिघल जाने से अथवा फूंक जाने पर उसके स्थान पर उतनी ही क्षमता का नया फ्यूज तार लगा देना चाहिए। अधिक मोटा फ्यूज तार अथवा साधारण संयोजक तार से बना फ्यूज लगा देने से फ्यूज तार के पिघलने की बजाय घर के संयोजक तार, विद्युत मीटर एवं अन्य उपकरण आदि के जलने की संभावना बढ़ जाती है। धन्यवाद।